विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रमन कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का इतिहास का अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो विद्यार्थियों यह पाठ 2 अंकों का है और इसमें से 2 अंक के अधिकतर प्रश्नोत्तर आते हैं। तो इसलिए मैंने मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा तैयारी के लिए इसमें से 2 अंक के प्रश्न चुने हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो इस पाठ का नाम पुनः बता दूं, किसान, जमींदार और राज्य। तो इससे संबंधित यदि आप प्रश्न उत्तर पढ़ना चाहते हैं तो अध्याय 8 अपनी पुस्तक में निकालिए। गाइड सीरीज में से यह प्रश्न उत्तर नहीं लिए गए हैं, तो आप अपनी पुस्तक निकालें। मैं पढ़ रहा हूँ उसी में से उत्तर लिए गए हैं, तो निश्चित ही आपको फेयर बनाने में आसानी होगी। मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपनी पुस्तक से फेयर बना सकते हैं, उससे आप लिख सकते हैं। तो आइए आज मैं पहला प्रश्न लेता हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, खेतीहर समाज कहाँ रहता था और उसके क्या कार्य थे। तो खेतीहर समाज का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि खेतीहर समाज कहाँ रहता था। तो खेतीहर समाज का अर्थ है ऐसा समाज जो खेती बाड़ी करता है, उसको खेतीहर समाज कहते हैं। जिसका गुजारा खेती बाड़ी से ही चलता हो तो उसको खेतीहर समाज कहा गया है। तो खेतीहर समाज कहाँ रहता था और वह क्या कार्य करता था। स्पष्ट बात है, जब खेतीहर कहा गया है तो उसके कार्य ही खेती से संबंधित होंगे। तो आइए उत्तर जानते हैं। खेती हर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी। तो जब खेती होती है तो शहरों में तो होती नहीं है, गांव में ही होती है। तो स्पष्ट है, यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि खेतीहर समाज कहाँ रहता था। तो खेतीहर समाज गांव में ही रहता था, जिसमें किसान रहते थे। तो उत्तर पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, मतलब खेतीहर समाज गांव में रहता था और जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में फसलों की पैदावार के लिए कृषि के अनेक कार्य करते थे, जैसे कि जमीन की जुताई करना, बीज बोना, कटाई आदि। तो ये खेतीहर समाज के कार्य थे। इसके अलावा कृषि पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन भी करते थे। तो यहाँ स्पष्ट है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। खेतीहर समाज किसे कहते हैं, कहाँ रहता है, उसके कार्य बताइए। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि खेतीहर समाज गांव में रहता था। अधिकतर गांव में किसान रहते थे, साल भर अलग अलग मौसम में फसल उगाते थे, अलग अलग कृषि की पैदावार होती थी। तो कृषि से संबंधित अनेक कार्य करते थे, जैसे कि आपको पता ही है कि खेती करने के लिए सबसे पहले जुताई है, बीज बोना है, कटाई है और कृषि से पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन करते थे। तो फिर अगला प्रश्न आता है कि आइन ए अकबरी के बारे में बताइए। अब आइन ए अकबरी क्या है, तो ये कोई वस्तु नहीं है। आइन ए अकबरी एक ग्रंथ का नाम है। आइन ए अकबरी एक ग्रंथ का नाम है। तो इस ग्रंथ को किसने लिखा, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं कि आइन ए अकबरी किसने लिखा। तो इसके लेखक अबुल फजल थे। और अबुल फजल किसके दरबारी थे, अकबर के दरबारी थे। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए, अबुल फजल के बारे में बताइए। अबुल फजल ने कौन सा ग्रंथ लिखा, ये किसके दरबारी थे, कौन थे, और आइन ए अकबरी में किसका वर्णन किया गया है। तो आइन ए अकबरी के लेखक अकबर के दरबारी और इतिहासकार अबुल फजल थे। इस ग्रंथ में खेतों की जुताई, राज्य और ग्रामीणों के बीच संबंध तथा कृषि कार्यों की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, जब हम आइन ए अकबरी पढ़ते हैं तो ये, और उस समय हम मुगल काल के इतिहास की जानकारी यदि हमें लेना है तो कृषि की जानकारी इससे प्राप्त हो सकती है। तो कृषि की जानकारी में इसमें वर्णन है खेतों की जुताई का, राज्य और ग्रामीणों के बीच संबंध का, कृषि कार्यों की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी इससे प्राप्त होती है। तो इसको क्यों, अगला प्रश्न आता है कि आइन अकबरी क्यों लिखी गई, इसका उद्देश्य क्या था। तो
तो आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। इसका उद्देश्य था अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था, एक ऐसा खाका या संरचना पेश लोगों को बताना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। तो उनका उद्देश्य था कि साम्राज्य का एक ऐसा प्रदर्शन, एक ऐसा साम्राज्य का हमें इतिहास में बताना था उनके लिए कि इस काल में एक मजबूत सत्ताधारी जो वर्ग था वह सामाजिक मेलजोल बनाकर रहता था। मतलब जो सत्ताधारी वर्ग था वो समाज से मेलजोल बनाकर रखता था, वह समाज के विरुद्ध नहीं था। जैसा कि अन्य मुगलों के अन्य जो मुगल शासक थे उनके शासन काल में उन्होंने हिंदू प्रजा के साथ भेदभाव किया, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इसका उद्देश्य था कि सत्ताधारी जो शासनधारी जो शासक थे उनका उद्देश्य था कि सामाजिक वर्ग से मेलजोल बनाकर रखना। तो यही उद्देश्य आइन ए अकबरी का था। फिर अगला प्रश्न आता है कि आइन ए अकबरी के अलावा ऐसे कौन से दस्तावेज हैं, या आइन ए अकबरी के अलावा ऐसा वो कौन सा साधन है, कौन से स्रोत है जिनसे हमें कृषि की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, मुगलों की राजधानी से दूर क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जो सरकार की आय की जानकारी देते हैं। तो आइन अकबरी के अलावा वो कौन से दस्तावेज हैं जिनसे कृषि की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई? तो मुगलों की राजधानी थी तो उससे जो दूर दूर के क्षेत्र हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तो इन क्षेत्रों से ऐसे दस्तावेज, ऐसी सामग्री प्राप्त होती है जिनसे सरकार की आय की, मुगल काल की आय की जानकारी प्राप्त होती है। तो और इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अनेक दस्तावेज हैं जिनसे हमें कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगला प्रश्न किया गया है कि 17वीं शताब्दी में दो प्रकार के कौन से किसानों की चर्चा की गई, अथवा हम लिख सकते हैं 17वीं शताब्दी में जो किसान थे वह दो प्रकार के किसान होते थे। इनके बारे में बताइए कि कौन कौन से किसान होते थे और वो क्या करते थे, उनके क्या कार्य थे। तो 17वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के किसानों की चर्चा की गई। तो दो प्रकार के किसानों, पहला प्रकार है खुद काश्त। खुद काश्त क्या है? तो वो किसान जिन किसानों की जमीन उन्हीं के गांव में होती थी तथा वे उसी गांव में निवास करते थे, उन्हें खुद काश्त किसान कहते थे। और दूसरा प्रकार था किसानों का पाही काश्त। पाही काश्त का अर्थ है वे किसान जो दूसरे गांव से खेती करने ठेके पर आते थे। वे किसान जो दूसरे गांव से खेती करने ठेके पर आते थे उन्हें पाही काश्त किसान कहते थे। तो पाही काश्त किसान वे हैं जो खेती करने के लिए दूसरे गांव ठेके पर जाते थे, मतलब ठेका पर खेती करते थे, उन्हें पाही काश्त किसान कहते थे। तो जो किसान गांव में निवास करते थे और उसी गांव में उनकी खेती होती थी, खेती की ज़मीन होती थी, उन खुद काश्त होते थे। जो किसान दूसरे गांव में जाकर खेती करने का ठेका लेते थे या ठेके पर जाते थे उन्हें पाही काश्त किसान कहते थे। तो इस तरह से यदि आप पुस्तक उठाएंगे तो इसमें मैं बता रहा हूँ उसी पुस्तक के अनुसार मैंने उत्तर लिए हैं, तो जिससे आपको पढ़ना आसान हो सकता है। फिर अगला प्रश्न है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो इस काल में जो जहाँ जहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो उस काल में खेती का उत्तर आता है कि उस काल में खेती का उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, व्यापार करना नहीं था, क्योंकि उतनी ही खेती होती थी। तो इतनी ही खेती इनका उद्देश्य था कि बस पेट भर जाए, भले ही व्यापार ना हो। तो इसलिए चावल, गेहूं, ज्वार आदि फसलें सबसे अधिक उगाई जाती थी। तो अब कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी फसलें उगाई थी? तो जिन इलाकों में 40 इंच वार्षिक वर्षा या उससे अधिक वर्षा होती थी वहाँ पर चावल की खेती होती थी। तो मतलब 40 इंच से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती थी। अब यहाँ पर प्रश्न है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में,
तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं, ज्वार और बाजरे की खेती होती थी। तो इससे संबंधित प्रश्न ये हो सकता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती होती थी, तो यहाँ पर किस प्रकार की खेती होती थी। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं, ज्वार, बाजरे की खेती होती थी। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की खेती होती थी। तो खेती व्यवसाय के लिए नहीं होती थी, इन खेती का उद्देश्य यही था कि लोगों का पेट भरना था। फिर अगला प्रश्न आता है कि 17वीं सदी में कौन सी फसल है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची, या अथवा में ले सकते हैं तो मक्का पहुंची थी। तो अथवा में ले सकते हैं मक्का कहाँ से पहुंची, तो भारत में मक्का कहाँ से आई, या 17वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी फसल आई, कहाँ से आई, कौन सी फसल आई, मक्का थी। तो स्पष्ट है कि 17वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक फसलें पहुंची, जिनमें प्रमुख फसल थी मक्का। तो मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई और इसकी गिनती पश्चिम भारत की प्रमुख फसलों में भी होने लगी। तो भारत में मक्का की खेती इतनी अधिक होने लगी कि यह पश्चिम भारत की प्रमुख फसल बन गई। तो टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता भी बाहर से आए। तो मक्का के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप में टमाटर की फसलें, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता, तो इनकी खेती भी बाहर से ये आए, तो इससे इनकी खेती भी होने लगी। तो टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास, पपीता भी बाहर से आई। तो अगला प्रश्न है, भ्रष्ट मंडल से आप क्या समझते हैं। तो भ्रष्ट मंडल क्या है। स्पष्ट है कि ऐसा मंडल जो अपने पद का प्रयोग गलत के लिए करता था, तो अपने पद का प्रयोग गलत इस्तेमाल करता था। तो ऐसा मंडल जो अपने पद का प्रयोग गलत इस्तेमाल करता था उसे भ्रष्ट मंडल कहते हैं। तो प्रमुख रूप से उन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेरा फेरी करते थे। तो भ्रष्ट मंडल पर यह आरोप लगाया गया था कि ये पटवारियों के साथ मिलकर हिसाब किताब में गड़बड़ी करते थे, हेरा फेरी करते थे, और वे अपनी जमीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। तो उनका वो इस प्रकार से गड़बड़ी करते थे, जो उनकी ज़मीनें होती थी उसका टैक्स ना देना पड़े, तो उनके कर का आकलन कम करते थे और इस प्रकार से करते थे कि उनके जो कर था वह दूसरे किसान दे। तो इस प्रकार से वह कर दूसरे किसानों पर डाल देते थे। फिर अगला प्रश्न आता है, मुकद्दम मंडल क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो मुकद्दम मंडल का कार्य क्या था। तो भ्रष्ट मंडल तो समझ गए, यह अपने पद का गलत इस्तेमाल करता था और ये पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब करते थे, गलत हेरा फेरी हिसाब किताब में हेरा फेरी करते थे, अपनी ज़मीन पर कर का कम आकलन करते थे और अधिक छोटे किसानों पर अधिक कर लगा देते थे। अब है मुकद्दम किस मंडल क्या है या मंडल क्या है, कार्य लिखिए। मुकद्दम से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर आता है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था। तो पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। तो स्पष्ट है, मुकद्दम किसे कहते थे, पंचायत का मुखिया या पंचायत का सरदार, इसको मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। तो इन मुकद्दम का चुनाव गांव के बुजुर्गों की सहमति से होता था। इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी होती थी। वह अपने पद पर तभी तक रह सकता था जब तक कि गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। तो इस तरह से गांव के बुजुर्गों के द्वारा मुकद्दम या मंडल की नियुक्ति होती थी। तो ये पंचायत का ही मुखिया होता था। तो अगले प्रश्न हम इस पाठ के जो 2 अंक के प्रश्न हैं अगले एपिसोड में लेंगे विद्यार्थियों। तब तक के लिए नमस्कार।